हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम जब पिछली क्लासेस में जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे था साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पर हम बातें कर रहे थे। और सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आदि बातों को पिछली क्लासेस में समझ लिया था। और यहाँ तक कि हमने उन क्वेश्चंस पर भी चर्चा कर ली थी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछली क्लास पर ही आधारित है। जो इससे पिछली क्लास थी उसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था, उसी पर बेस्ड, उसी पर आधारित क्वेश्चन है, जिसमें कि हमने 1% ब्याज दर की अगर वृद्धि हो जाती है तो वह मिश्रधन क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछा गया था। जबकि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कहीं तो बिल्कुल एज इट इज़ है, हमें उसी तरीके से फॉलो करना है और उसी प्रकार से इसका क्या है सॉल्यूशन करना है, जिस प्रकार से मैंने आपको तरीका बताया था। और बहुत ही कम टाइम में इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं, मैं जो भी इस क्लासेस के माध्यम से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उनका किसी न किसी एग्जाम में, आने वाली एग्जाम होगी उनमें क्वेश्चंस देखे जाएंगे इस प्रकार के। और जो कि आप हाल ही में जो आयोजित होगी कि फरवरी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो कि फरवरी में आयोजित होगी, उसमें टॉपिक्स जो मैथ के हैं वो एज इट इज़ यही हैं जो कि इस चैनल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। तो इन क्लासेस को आप एक बार शेयर कीजिएगा जिससे कि उन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो सकें जो कि इस जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम है तो उससे पहले ये प्रिपरेशन ही आगे काम आएगी। तो अब हम क्लास पर बात करते हैं कि 1200 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का मिश्रधन, यहाँ क्या दिया हुआ है मिश्रधन। और मिश्रधन हम जानते हैं क्या होता है कि जो मूलधन होता है और उसमें प्लस इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, यानी मूलधन पर ब्याज और मूलधन दोनों का अगर हम प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं तो वो हमें मिश्रधन प्राप्त होता है। तो यहाँ कहा गया है कि 1200 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का मिश्रधन 1440 रुपये है। यदि ब्याज की दर है उसमें 3% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 3% हम ब्याज की दर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो बताओ कि मिश्रधन क्या होगा। हमें वह राशि फाइंड आउट करनी है जो कि 3% ब्याज दर के बाद में होगी। और वह राशि भी क्या, मूलधन प्लस ब्याज होगा। तो यहाँ भी क्या दिया हुआ है, हमें मूलधन प्लस ब्याज दिया हुआ है, लेकिन ये जो भी ब्याज दर दी हुई है यहाँ हमें ब्याज दर है वो नहीं दी हुई है, यानी कि आर का मान हमें पता नहीं है। अब हम इसको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम पहले इसका दर निकालेंगे, उस दर में फिर 3% की बढ़ोतरी करेंगे, उसके बाद में उसका एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर मूलधन जो कि दिया हुआ है 1200 रुपये, उसमें हम उस ब्याज को ऐड करेंगे जिसके बाद में हमें मिश्रधन प्राप्त होगा। यानी कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हो जाएगा लेकिन बहुत ही क्या होगा, लेंदी हो जाएगा। बट मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक तरीका बताया था कि जो भी बढ़ोतरी की गई है उस बढ़ोतरी के आधार पर हम एसआई निकाल लेते हैं। और यह निकालने का कारण भी यही है कि एसआई होता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर दर सेम है तो प्रत्येक वर्ष वह क्या होगा, सेम ही होगा, इसमें चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि यह प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रथम वर्ष का, द्वितीय वर्ष का, तृतीय वर्ष का, यहां तक कि ब्याज है वो क्या होता है, सेम रहता है। जितनी भी दर परसेंटेज है अगर सेम है तो ब्याज क्या होगा, सेम रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, वही एसआई वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। तो यहां से हम एसआई की वह वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि 3% की वृद्धि पर ज्ञात हो जाती है और उसे हम मिश्रधन में ऐड कर देंगे तो वह मिश्रधन हमें प्राप्त हो जाएगा जो कि 3% की ब्याज दर की वृद्धि की जाती है तब हमें प्राप्त होता है। तो यहां से एसआई निकालने के लिए P बताए हमें मूलधन कितना है, 1200 रुपये है, इंटू दर क्या है, दर कितनी बढ़ाई गई है 3% की, तो 3 इंटू टाइम कितना है, टाइम एज इट इज है, वही टाइम है 4 वर्ष का। यहाँ कहा गया है पहले ही कि 4 वर्ष का मिश्रधन इतना है, तो यह 3% की वृद्धि पर बताना है हमें। तो टाइम कितना है, 4 ईयर, तो 4 यहाँ कर देंगे अपॉन में 100। तो यहाँ से हमें एसआई की वैल्यू पता चल जाएगी और वो कितनी होगी, 00 से ये 00 कैंसिल,
उसके बाद में हम काउंट करेंगे 12 इंटू 4 इंटू 3 12 और 12 का इंटू 12 करेंगे तो 144। तो यहाँ से जो SI निकल कर आ रहा है ये कितना है 144 रुपये, यानी कि 144 रुपये है वो SI है। और ये SI कौन सा है, जब 3% की वृद्धि की जाती है, यानी कि ब्याज दर है जो इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या किया जाता है कि 3% की क्या कर दी जाती है वृद्धि करने पर जो ब्याज आएगा, यानी कि वहां तक का जो मिश्रधन है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वहां तक जितना भी मिश्रधन हमें दिया हुआ है वो एज इट इज हमें रखना है। उसके बाद में हमें जो 3% की वृद्धि ब्याज दर में की गई है वह वाला SI यानी कि साधारण ब्याज निकालना है और उस ब्याज को हम इसमें प्लस कर देंगे। इसके बाद में मिश्रधन जो क्वेश्चन में पूछा है वो हमें क्या है ज्ञात हो जाएगा। तो वहां ये SI जो निकल कर आ रहा है ये SI कौन सा है, वही SI है ये कि जो 3% की वृद्धि ब्याज दर है वो वृद्धि कर दी गई है 3% की, तब जो SI होगा वो कितना होगा 144 रुपये। और हमारे पास अब हम मिश्रधन निकालेंगे, तो मिश्रधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुराना जितना भी क्या है मिश्रधन है वो कितना है 1440 प्लस यहाँ क्या करेंगे 144। और ये 144 क्यों किया, क्योंकि 3% की क्या करी जा रही है वृद्धि की जा रही है और वृद्धि करने पर जो मान आया है वो 144 रुपये है। तो यह मिश्रधन में ऐड कर देंगे तो हमें वह मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा जो कि 3% की वृद्धि के बाद में होगा। तो यहाँ से हमें कितना है, इसे क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं 4, ये 851 यानी कि 1584 रुपये है, ये आंसर हो गया। यानी कि बहुत ही कम टाइम में इस तरीके का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, बट हमें क्या है क्वेश्चंस की लैंग्वेज है उसे समझना होगा। अगर क्वेश्चंस हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो उसके बाद में हमें क्वेश्चन का आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस प्रकार का क्वेश्चंस मैं आपको पिछली क्लासेस में करवा चुका हूँ, तो कोई ज़्यादा कहें तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है, आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, और वह क्वेश्चंस जो अब मैं कराने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट न्यू टाइप का क्वेश्चन है जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। कि एक व्यक्ति, अब इस क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज पर ही फोकस करना है कि दो बैंक में कुल 65,000 रुपये 65,000 रुपये क्रमशः 7% व 6% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश करता है। 5 वर्षों के लिए निवेश करता है, यानी कि कोई व्यक्ति है उसने क्या किया है 65,000 रुपये दो बैंकों में निवेश किए हैं, फर्स्ट बैंक में 7% की दर से और सेकंड बैंक में 6% की दर से। यदि समयावधि के अंत में उसे दोनों बैंकों से समान लाभ का मतलब है यानी कि समान लाभ बोलो या समान ब्याज कहें हम, प्राप्त हो, समान लाभ या समान ब्याज है वो प्राप्त हो, तो दूसरे बैंक में निवेश की गई राशि क्या थी, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट हम अगर कॉन्सेप्ट के साथ में करेंगे तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। कि एक व्यक्ति दो बैंक में कुल 65,000 रुपये क्रमशः 7% व 6% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश करता है। कोई व्यक्ति है जिसने 5 वर्ष के लिए 65,000 यानी कि 65,000 रुपये हैं वो निवेश किए हैं, दो बैंकों में किए हैं, एक में 7% की ब्याज दर से और एक में 6% की ब्याज दर से। फिर यदि समयावधि के अंत में जब अवधि समाप्त हो गई यानी कि 5 वर्ष की अवधि है वो कंप्लीट हो गई है, तो उसे दोनों बैंकों से
जब वह समयावधि को पूरी कर रहा है अंत में, तो वह फर्स्ट बैंक से जिस पर कि 7% ब्याज दर थी और सेकंड बैंक जिस पर कि 6% ब्याज दर थी, दोनों से ही समान समान ब्याज है वो प्राप्त करता है। तो वह ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि जो दूसरे बैंक है, सेकंड बैंक है, उसमें कितनी राशि निवेश की गई थी उसके द्वारा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पूछने को हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, लेकिन किसका पूछा है, सेकंड बैंक का पूछा है, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन का जब भी सॉल्यूशन इस प्रकार से करेंगे, आप परसेंटेज में, मैंने आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए हैं इस टॉपिक में, और उसका कराने का उद्देश्य भी ये था कि जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन है अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, ऐसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको लेकर करेंगे। और यहां हम देखें, बात करें तो ये बात करें हम बैंक फर्स्ट की बात करें और यहां करें बैंक सेकंड की बात। दो बैंक हैं तो दोनों बैंकों के अनुसार ही हैं। टोटल राशि हमें पता है कि कितनी है, 65,000 रुपए है, और हमें ब्याज दर रेपो रेट पता है कितनी है कि 7%। ब्याज दर इंटरेस्ट रेट है वो हमें पता है कितनी है, क्रमशः 7%, यानी कि फर्स्ट बैंक है उसकी रेट कितनी है, 7% है, और सेकंड बैंक की कितनी है, 6% है। तो ये समझ में आ गया। तो इसके बाद में दर से 5 वर्षों के लिए, तो टाइम फिक्स है कितना है, 5 ईयर्स इसमें है और टाइम 5 ईयर्स ही इसमें है। दोनों बैंकों में वह समान टाइम यानी कि 5 वर्ष के लिए निवेश करता है, और एक बैंक में 7% और एक में 6% की रेट से। फिर इसके बाद में समयावधि के अंत में उसे दोनों बैंकों से समान ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब यहां से जो इंटरेस्ट निकलेगा और यहां से जो इंटरेस्ट काउंट होगा वो दोनों की वैल्यू है वो समान है, ये कहना चाह रहा है। तो यहां से जो इंटरेस्ट होगा वो किस पर होगा, अब हमें यहाँ मूलधन नहीं पता है, हमें यहाँ कहीं तो बात करें P1 की, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ क्या है, P2 फाइंड आउट, यानी कि दोनों ही हमें पता नहीं है, जबकि क्वेश्चन में हमें सेकंड बैंक का मूलधन पूछा है तो हम इसे ही फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमें क्या है, ना मूलधन पता है और हमारे पास ना सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों ही नहीं है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमारे पास में 3 वैल्यूज उपलब्ध होती हैं तो ही हम चौथी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब ये हमें पता है, जब हमने पिछले क्वेश्चंस भी कुछ क्वेश्चंस इस पर आधारित किए थे, जब मैंने आपको बताया था कि हम 7% है रेट और टाइम कितना है, 5 ईयर्स है, तो टोटल जो ब्याज परसेंटेज हो जाता है वो इसे मल्टीप्लाई करने पर आता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष क्या हो जाता है, समान हो जाता है, क्योंकि यह मूलधन पर याद किया जाता है। अगर फर्स्ट ईयर का ब्याज जो भी होगा वही सेकेंड ईयर का होगा। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि P1 का यानी कि मूलधन ही है, तो मूलधन का कितना परसेंटेज होगा, ये 7 × 5 यानी कि कितना होगा, 7 × 5 यानी कि 35%। ये बात समझ में आ गई। जो भी इंटरेस्ट आएगा सिंपल इंटरेस्ट वो क्या होगा, P1 का 35% होगा। इसे हम कहें तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आप समझना चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हैं हम, P × R × T अपॉन 100 करते हैं हम, और ये 100 किसको शो करता है, परसेंटेज को शो करता है। तो यहाँ से अगर SI की बात करें हम, P हमारे पास P1 है इंटू R कितना है, दर 7 है, R 7 हो गया और टाइम है 5 अपॉन में 100 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P1 × 35, और इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, परसेंटेज के रूप में। तो ये यहाँ मैंने का लिखा है, और का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, तो ये क्या हो जाता है, P1 × 35%। तो यहाँ भी वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी कि फॉर्मूला हमने यही यूज किया है, लेकिन हम इसको क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं कम टाइम में सॉल्यूशन करने के लिए। और आप जब इस प्रकार के फॉर्मूले का यूज करना आ गया है तो फिर ये डायरेक्ट करना कहीं बड़ी भारी बात नहीं है। तो यहाँ हमने क्या किया, 7 × 5 को मल्टीप्लाई करके 35% कहा, और ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों बैंकों में समान लाभ यानी कि समान ब्याज प्राप्त होता है, और ब्याज समान के लिए हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहां से भी वही ब्याज होगा, कितना होगा, P2 का कितना होगा, 6 × 5 यानी कि 30%। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हमने इन दोनों का क्या है, सॉल्यूशन निकाला है। और इसके बाद में हम जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, P1 × 35%, और ये क्या हो जाता है, P2 × 30%। आ गया वही सॉल्यूशन। इसके बाद में हम क्या करेंगे, P1 अपॉन P2 निकालेंगे, जिससे कि क्या हो जाए, हमें रेशो पता चल जाए कि मूलधन
मूलधन का रेशो, यानी कि दोनों बैंकों में जो निवेश की गई राशि है, मूलधन है, उसका अनुपात कितना है, कितने अनुपात में वह दोनों राशि है वह निवेश की गई है। तो उस अनुपात से हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल वैल्यू होगी और वहां से अब कौन सा फॉर्मेट आ जाता है, अब अनुपात समानुपात वाला टॉपिक है उसका यूज हो जाता है कि वहां हमें अगर रेशो पता है, टोटल वैल्यू पता है, तो हम वहां से क्या है वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, 30% अपॉन 35%, ये कैंसिल हो जाएगा परसेंटेज, और यहां से कैलकुलेट करें तो P1 रेशो P2 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 5 से 6 बार, ये 7 बार, यानी कि 6:7। P1 रेशो P2 का जो मान आया है वो 6:7 आया है, यानी कि 6:7 के रूप में उस व्यक्ति द्वारा बैंक में क्या किया गया था, निवेश किया गया था। यानी कि फर्स्ट बैंक में 6 तो सेकंड बैंक में 7, यानी कि रेशो है, अनुपात है, और अनुपात क्या बताता है, रिलेशन को शो करता है, संबंध को शो करता है। यह कोई रियल वैल्यू नहीं है, ये एक कहें तो रिलेशन को शो करता है, यानी कि संबंध को शो करता है। तो यहां से हमें पता चली कि P1 रेशो P2 है, उसकी वैल्यू हमें यहां से पता चल गई। तो अब हमें क्या करना है, जब हमें मूलधन पता है कितना है, 65,000 रुपए है, तो टोटल वैल्यूज हमें पता है, तो वही जिस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, रियल अपॉन रेशो। और इस चीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना होगा, अनुपात समानुपात वाला टॉपिक है वो अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। और वो कहाँ से पढ़ेंगे, हम इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कि मैंने अनुपात समानुपात वाला टॉपिक है वो अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन करके करवाया है कंप्लीट। तो वहां से आप इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिएगा, ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ रियल अपॉन रेशो इंटू क्वेश्चन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाकर क्या करेंगे, रियल वैल्यू कितनी है 65,000 अपॉन, यहां अगर हमने टोटल वैल्यू ली है तो अनुपात का भी यहां टोटल करेंगे, तो अनुपात का टोटल 6 + 7 यानी कि कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इनटू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दूसरे बैंक में निवेश की गई राशि, तो दूसरे बैंक में निवेश की गई राशि कितनी है, 7 है, तो 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आंसर आएगा 13 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000, तो 5,000 इंटू 7 यानी कि 35,000 रुपये, 35,000 रुपये क्या था, सेकंड बैंक में निवेश किया था, और बचा हुआ कितना था 30,000, वो किस में निवेश किया था, फर्स्ट बैंक में निवेश किया था। तो यहां से हमें क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन आंसर निकल गया। तो ये क्वेश्चन कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि लैंग्वेज में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जब टोटल हमारे पास वैल्यू है 65,000, यानी कि हमें क्या निकालना है और पूछा गया है क्वेश्चन में। मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्वेश्चन का बस ये देखना है कि इसमें दिया क्या हुआ है और पूछा क्या है, उसके बाद में हम क्वेश्चन का आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, जो रेट दिया है इंटरेस्ट रेट और 5 वर्ष के लिए निवेश करता है वह, तो यहाँ से हमने ये कैलकुलेट किया। और यहाँ का एसआई कितना होगा, ये कहा गया है दोनों बैंकों का समान ब्याज प्राप्त होता है। मैंने ऐसा ही निकलवा कर आपको बता दिया कि P1 का 35% और P2 का 30% होगा, और दोनों इज इक्वल टू है। तो यहाँ से हमने P1 अपॉन P2 यानी कि P1 रेशो P2 निकाल लिया। और अगर हमें रेशो पता है, टोटल वैल्यू पता है, तो हम अनुपात समानुपात वाली ट्रिक का यूज करते हुए इस तरीके की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं जिसमें कि कहें तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते, कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना होता है। यहाँ हमने P1 इंटू 30%, P2 इंटू 35% इस तरह की वैल्यू निकाली है, उसके बाद में ही हम उसका सॉल्यूशन कर पाएँ। तो एक क्वेश्चन और है कि एक व्यक्ति दो बैंकों में कुल 48,000 रुपये क्रमशः 8% व 6% की दर से क्रमशः, यहाँ क्या है, टाइम चेंजेस है, 5 इयर्स 5 वर्ष व 4 वर्ष, ये है थोड़ा सा डिफरेंट, के लिए निवेश करता है।
के लिए निवेश करता है। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो फ़र्क है वो यही है कि ईयर वहाँ सेम था, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। यदि दोनों बैंकों से उसे अंत में समान धन प्राप्त होता है, समान धन प्राप्त होता है तो पहले बैंक की निवेशित राशि क्या होगी। वही क्वेश्चन है एज इट इज, तो उसी तरीके से हम करेंगे, क्या होगी। इसमें भी क्या है, वही ऐसा ही हमें क्या करना है, सेम करना है, जिससे कि हमें क्या हो जाए कि ये पता चल जाए कि किस प्रकार से वह वैल्यू है और टोटल वैल्यू हमें दी हुई है। हमें क्या याद करना है, वही हमें P1 रेशो P2 है वो फाइंड आउट करना है। तो समान धन का मतलब क्या हो जाता है, उसे अंत में समान ब्याज प्राप्त होता है। इसे आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, क्या हो जाता है, समान ब्याज प्राप्त होता है। क्या होता है, समान ब्याज या लाभ, प्रॉफिट, कुछ भी जो कहना चाहो कि समान ब्याज प्राप्त होता है तो पहले बैंक की निवेशित राशि क्या होगी। तो वही हम तरीका यूज करेंगे, बैंक फर्स्ट और बैंक सेकंड। अब इस क्वेश्चन में हम उससे कहें तो आधा हाफ टाइम भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें तरीका पता है किस प्रकार से क्वेश्चन करना है और हमारे समझ में भी आ रहा है। तो ये क्या है कि रेट है वो कितनी दी हुई है, हम बात करें रेट कितनी है, 8% है, और यहाँ रेट कितनी है, 6% है। और टाइम की बात करें हम, यहाँ 5 ईयर्स है और यहाँ कितना है, 4 ईयर्स है। तो जो क्वेश्चन में लिखा था वो हमने लिख लिया है। और उसके बाद में टोटल वैल्यू कितनी है, 48,000 है। और क्या कहा गया है, दोनों बैंकों में से अंत में समान ब्याज प्राप्त होता है। तो समान ब्याज के लिए हम SI वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो P यानी कि P1 का ज्ञात करना है, तो P1 इंटू R कितना है, 8 इंटू T कितना है, 5/100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, P1 इंटू 40%। तो ये समझ में आ गया। अब अगर हम इसे डायरेक्ट भी ज्ञात करें तो P1 और ये P2 हमें दोनों ही पता नहीं है, तो यहाँ से हम कितना निकालेंगे, P1 का 8 इंटू 5 यानी कि 40%। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। और डायरेक्ट किस प्रकार लिखते हैं, P1 इंटू 40% इज इक्वल टू में दोनों वैल्यूज हैं ब्याज की वो समान है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, P2 इंटू 6 इंटू 4 यानी कि 24%। और यहाँ से P1 P2 का रेशो निकालेंगे और टोटल वैल्यू हमें दी हुई है, तो उसी तरीके से हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से P1 रेशो P2 निकालते हैं। तो P1 अपॉन P2 करेंगे तो 24% एज इट इज़, ये 40%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन कर कर P1 रेशो P2 निकल जाएगा। P1 रेशो P2 कितना आएगा, यहाँ से इसमें डिवाइड करें तो 4 का 6 नहीं 8 का हो जाएगा ना, 8 का 3 बार, इसमें 5 बार, यानी कि 3:5। ये कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, इस प्रकार की कैलकुलेशन। तो ये डायरेक्ट कैंसिल करना आपको आना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, P1 रेशो P2 है, उसका मान आया है 3:5। और यही हमें ये अनुपात है वो हमें क्या है, फाइंड आउट करना है। इस अनुपात के माध्यम से ही हम क्या है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम इस प्रकार का पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं किया है, जो बैंक में कहें तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उस प्रकार से लिखा है। उसके बाद में मूलधन फर्स्ट का और मूलधन सेकंड, यानी कि ये सेकंड बैंक का और ये फर्स्ट बैंक का, और यहाँ से P1 रेशो P2 निकाला है। तो यहाँ से क्या हो जाए, 3:5। और टोटल वैल्यू यानी कि वो वही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, रियल अपॉन रेशो इनटू क्वेश्चन। तो यहाँ से रियल वैल्यू कितनी है, 48,000। तो 48,000 अपॉन में रेशो, जब यहाँ टोटल यूज किया है तो यहाँ भी टोटल करेंगे तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इनटू क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले बैंक की निवेशित राशि। तो पहले बैंक की निवेशित राशि कितनी है, 3 है। तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। फिर 8 का इसमें डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 6,000। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6,000 इंटू 3 यानी कि 18,000 रुपये। ये 18,000 रुपये कौन सी है,
प्रथम बैंक में, फर्स्ट बैंक में जो निवेशित राशि है वह कितनी है, 18,000 रुपये है। ये बात में समझ में आ गई होगी, जिसमें कि 8% की ब्याज दर से 5 वर्ष के लिए समान ब्याज और 6% की ब्याज दर से 4 के लिए कितना हो जाता है, समान ब्याज प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट बैंक की ये मूलधन आ गया है, सेकंड बैंक में जो भी मूलधन है उस पर हम क्वेश्चन में पूछा फर्स्ट बैंक के लिए, इसलिए काउंट किया है। और सेकंड बैंक का निकालना है तो हम इस किससे मल्टीप्लाई करते, 5 से मल्टीप्लाई करते, और 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जा, 30,000 रुपये। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम अगले क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। हम थोड़ा लेवल है उसका इंक्रीज करेंगे जिससे कि इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी। रेगुलर बेस पर हमारी क्लासेस चल रही हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आने वाली एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो आने वाली एग्जाम जैसे कि SSC GD कांस्टेबल की एग्ज़ाम है, फरवरी में आयोजित होगी, तो वह उस एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।